Hello students, this is a video number 9.1 and we are starting a new category of numericals in which the material used will be a conducting material. अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स 8 सीरीज में की 8.1, 8.2, 8.2 ना 8.3, 8.4, 8.5 5 वीडियोस थी, वो पांचों की पांचों वीडियोस थी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, लेकिन अब ये कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर है. दिस वन इज़ कंडक्टिंग मटेरियल, इसलिए इसको मैंने नेक्स्ट कैटेगरी में और 9 वाली सीरीज स्टार्ट कर दी. तो दिस इज़ 9.1 और 9.1 के अंदर हम कंडक्टिंग मटेरियल को डिस्कस करने वाले हैं. और कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपको कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बिल्कुल क्लियर है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियरली याद रखो कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जहाँ मटेरियल हो, जहाँ पे मटेरियल हो, हॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल हो वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होता है. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये बात बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में रखो. इसके बेसिस पे हम कुछ आज बात करने वाले हैं. देखो, ये मेरा क्वेश्चन है. ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको आपने पेंसिल के साथ यहाँ शेड कर लेना है. ठीक है, यहाँ पे शेड कर लेना है. शेडिंग समझते हो ना आप, हल्की सी शेडिंग कर लेनी है आपने. ऐसे लाइनें नहीं डालना, शेडिंग करना. ऐसे करके इसको शेड कर लेना पेंसिल के साथ कि आपको पता चले कि दिस इज़ अ कंडक्टिंग मटेरियल. वो लिख लेना यहाँ पे, दिस इज़ अ कंडक्टिंग मटेरियल. ये कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है बीच में से, ये हॉलो है. इस हॉलो के बीच में मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है खुद से. इस मटेरियल को चार्ज नहीं दिया है मैंने, सिर्फ इस हॉलो जो जगह थी वहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दी है. देखो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. अगर मैंने इस मटेरियल को चार्ज देना होगा तो मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तो निकालूंगा, यहाँ तो डालूंगा, वो नहीं किया है हमने. इसकी कैविटी जहाँ है, खाली जगह जो थी हॉलो पड़ी है, उसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू रख दी है. ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगी, वो उसके ऊपर इसमें पूरी बात करने वाले हैं हम. आप देखोगे बोला क्या गया आपको कैलकुलेट करने के लिए, ये 6 चीज़ें बोली हैं कैलकुलेट करने के लिए आपको. ई ए, ई बी, ई सी, वी ए, वी बी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पूछता हूँ. आप इस चीज़ को देख के, जो मैंने आपसे पहले ही बात की वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए. क्या ई बी इक्वल टू 0 होगा या नहीं. मुझे ए के बारे में क्लियर नहीं मालूम, मुझे सी के बारे में क्लियर नहीं मालूम, कैलकुलेशन के बिना नहीं मालूम, लेकिन ये मैं बिना कैलकुलेशन के आपको बता सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये मटेरियल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100% 0 है. अब मैं आगे जाता हूँ. आगे जब जाता हूँ तो आगे मैं देखता हूँ कि मैं और क्या इसमें एनालिसिस करने वाला हूँ. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है. अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, जरूरी थोड़ा डॉटेड ही बनाना. अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इधर बनाऊं, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 100% 0 होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस भी मटेरियल से ही पास कर रहे हो आप, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे 0 है, व्हाट इट इम्प्लाइज कि इंटेग्रल ई डॉट डी एस भी इक्वल टू 0 होगा, विच इज़ फ्लक्स. और अगर फ्लक्स 0 है तो मैं मालूम है ये किसके बराबर होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब क्यू इन 0 है. ये एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाई दी. इस सरप्राइजिंग चीज़ के दिखने के कारण मुझे क्या पता चला, यार ये तो गॉसियन सरफेस के अंदर, तो यहाँ पे तो चार्ज हमने खुद रखा था. अगर चार्ज तुमने खुद रखा था तो तब भी तेरा, लेकिन हमारा जो गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट कह रहा है वो तो कह रहा है कि क्यू इन 0 होना चाहिए. तो वो कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनना. कैसे पॉसिबल है, जब आपने ये चार्ज इसके बीच में रखा तो क्या इस चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मटीरियल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब है, आपको मालूम है दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, और कंडक्टिंग मटेरियल के कारण आपको एक क्लियर कट चीज़ दिखाई दे रही है कि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, उस
ये सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस सरफेस के ऊपर ले आएंगे इस तरह से कि अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे वो सारे के सारे इकट्ठे होके अगर इधर चले गए तो क्या तुम्हें मालूम है कि दूसरा चार्ज कहाँ पे इकट्ठा होगा? सरफेस पे। तुम्हें मालूम है चार्ज और कहीं आ ही नहीं सकता एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। एक तो यहाँ तो सरफेस पे होता है, सिर्फ सरफेसिस पे ही होता है, आई मीन टू से। तो अगर ये माइनस क्यू यहाँ आया, सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर यहाँ आ गए, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं हुई ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? वो इधर आएगा। कितना? प्लस क्यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये सब कुछ लिख के दिया है यहाँ पे। R1 इसका चार्ज है, R1 इसका रेडियस है, R2 इसका रेडियस है। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का आंसर पहले से ज़ीरो है, लेकिन अब मैं एक बात आपके साथ करूँगा। कैलकुलेशन करने से पहले एक बात समझ लेंगे। ये देखो, अब तुम क्या मानो, इस कैलकुलेशन करने से पहले, कैलकुलेशन सारी की हुई है मैंने, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि अब जिस भी पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे एरिया में, पूरे स्पेस में, वो हमेशा 3 के कारण होगा। दिख रहा है क्या क्या? मैं बताता हूँ। अब आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। इसको करना है कि अब एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो तूने अंदर रखा था, प्लस क्यू। एक शेल है जिस पे चार्ज माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू शेल। इस शेल का रेडियस क्या है? शेल का मतलब हो गया, अब हम इस कंडक्टिंग मटेरियल की बात ही नहीं कर रहे, उसका काम ही कोई नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए? चार्ज। और चार्ज कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ सरफेसिस पे। तो मैं सिर्फ सरफेस कंसिडर करूँगा, मैं क्यों बात करूँगा कि अंदर का मटेरियल कैसा है कैसा नहीं। तो अब ये आ गया, वो जो हमने करना था उस मटेरियल के कारण जो चीज़ें हुई वो तो हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे है प्लस क्यू। अब जिस भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो तीनों के कारण निकालना है। इसलिए आप कैलकुलेशन के अंदर देख सकते हो हर जगह 3 चीज़ों का सम लिखा गया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, अगर आपसे बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी बात करूं, जो टेबल आपको बना के दिया था जिसके अंदर 2 केसेस थे, एक कंडक्टिंग वाला और एक नॉन कंडक्टिंग वाला। ये केस 1 बन गया आपका। और पहले पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला सीधा सीधा के क्यू अपॉन आर। तो अब ये पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ बिकॉज ऑफ क्या? इस क्यू की वजह से। ये लिखा है। ज़ीरो क्यों लिखा है इधर? शेल की वजह से। आपको मालूम है ये आपका शेल है। इस शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? ज़ीरो। नहीं मालूम तो टेबल देखो, पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ो। ये शेल के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हॉलो है ना, अंदर। तो हॉलो होने के कारण क्या होगा? हॉलो अंदर होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ए पॉइंट पे ज़ीरो। इस शेल के भी ये अंदर ही है पॉइंट, इसलिए यहाँ पे भी ज़ीरो। और नेट मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है सबका। तीनों का सम लेना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। फिर उसके बाद आ गया ई बी, ठीक है। ई बी का आंसर मुझे पहले से मालूम ज़ीरो है, लेकिन कैसे आया वो भी देखना है। इसके कारण ज़ीरो, इसके तो अंदर है ये, तो इसके कारण तो ज़ीरो, ठीक है, आ गया समझ। फिर पॉइंट चार्ज के कारण वो ये लिख दिया। फिर इस शेल के कारण क्या होगा वो भी आपने लिख देना है। वो कैसे लिखना है आपको मालूम है? इस शेल के ये बाहर पॉइंट है। जब बाहर पॉइंट होता है तो मैंने आपको सिखाया था ट्रीट और assume the whole charge to be concentrated at the center of this shell. तो when it is placed at the center of this hollow conductor या shell जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो आप माइनस क्यू को इमेजिन करो कहाँ पे है? सेंटर पे। तो डिस्टेंस कितना है इस आर बी का? मैंने बी का डिस्टेंस आर बी लिया है, सी का डिस्टेंस आर सी लिया है, ए का डिस्टेंस आर ए लिया है। तो ये आ गया इसके कारण। ये आपको खुद ही समझ आना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले बेस्ड काम है, अब कुछ नहीं रहा हुआ इसमें। सी भी इसी तरह से है। सी तो बिल्कुल बाहर है, सी तो बिल्कुल बाहर है, वो इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है। तो तीनों के लिए आर सी आएगा, कुछ नहीं मुश्किल उसमें। ये माइनस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि चार्ज ही नेगेटिव है। तो इसलिए ये तीनों का सम क्या आएगा? ये 2 कैंसिल कर जाएंगे, अल्टीमेटली ये आ जाएगा। वो लिखा हुआ है, आप बाद में देखते रहना, सम करना कोई मुश्किल बात नहीं। अब आती है बात पोटेंशियल की। पोटेंशियल को अच्छे से सीखना है, पोटेंशियल थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। पोटेंशियल को ध्यान से सुनना है। पोटेंशियल की बात करें तो इस पॉइंट चार्ज का तो कोई मुश्किल नहीं है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर ए, ठीक है, प्लस अब पोटेंशियल किसके कारण? शेल के कारण। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था?
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है आप देखो फिर से शेल के कारण। ऊपर वाला केस मैं बता रहा हूँ, टेबल का ऊपर वाला केस देखना है, पोटेंशियल अंदर कितना होता है, पोटेंशियल इनसाइड कितना आंसर आता है, पोटेंशियल इनसाइड आंसर आता है, देख लो मैं लिख रहा हूँ KQ/R1, ठीक है। और मैंने एक चीज़ गलत लिखी है, ये प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि चार्ज माइनस है। फिर आगे बात इसका, इधर फिर से सेम, इसके लिए सारी जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ज़ीरो पूरा। इसके लिए इसके सारा अंदर के पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ज़ीरो। जब इसके अंदर का सारे पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था, यानी इसके सारे अंदर के पोर्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, और वो पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होता है मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। ये आ गया वो फॉर्मूला, सब फॉर्मूला का काम है, कंफ्यूज आपने नहीं होना है, एक बार हाथ से खुद करोगे तो ही चीज़ें आएंगी। हो गया, पोटेंशियल एट ए भी क्लियर हो गया। फिर आती है बात किसकी, पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी मतलब इधर, पोटेंशियल एट बी बड़ा सिंपल है, करो। इसके लिए तो KQ/RB, पॉइंट चार्ज का तो कभी भी मुश्किल नहीं ना है। RB प्लस शेल के कारण बाहर, शेल के कारण कहाँ, बाहर। तो शेल के कारण जब बाहर की बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, शेल के कारण बाहर तो पॉइंट चार्ज मानो किसको, -Q को। मैंने माइनस नहीं डाला, माइनस डालो, माइनस डालो, KQ/R1। गलत गलत गलत, RB, ठीक है। और प्लस फिर इसके कारण ये अंदर है, अंदर तो कांस्टेंट होता है, तो प्लस क्या आएगा, KQ अंदर है R2। इनसाइड के फॉर्मूले देखो सब, तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। कहाँ पे RB आ रहा है, कहाँ पे रेडियस आ रहा है, ये जब तक आपको वो टेबल याद नहीं होगा, वो पुराने कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। ये कैंसिल हो गया और ये आ गया इसका आंसर। आगे कुछ नहीं है। सी के लिए, सी पॉइंट तो बाहर है, बाहर के लिए तो ये तीनों के लिए बाहर है। ये पॉइंट चार्ज तो वैसे ही टेंशन नहीं, इसका इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, वो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ। इसको एक बार एनालाइज करो, एक एक चीज़ को ऐड करो सबको। इसको मैंने यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता था, इसलिए इसको ऐड करके क्या लिखना है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा KQ कॉमन ले लो, 1/RA माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 लिख दो, ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।